हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज। पिछली वीडियो में हमने चोल साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास और उसके राज्य व्यवस्था पे नज़र डाली थी। इस वाली वीडियो में हम लोग सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बारे में समझेंगे। चोल साम्राज्य में सामाजिक व्यवस्था। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में सामाजिक जीवन का आधार वर्ण व्यवस्था ही रही थी। समाज में ब्राह्मण भूमि अनुदान के कारण दूर दराज के गांवों तक पहुंच अपनी स्थिति में सुदृढ़ बना चुके थे। स्थिति को क्षत्रियों के रूप में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट थे और वैश्य के स्थान पे व्यापारी वर्ग था। शूद्रों के समतुल्य अनेक जातियां थीं जो कृषि, शिल्प उत्पादन और विविध व्यवसायों में सक्रिय थीं। इनमें भी ऊंच नीच का भेद था। प्रत्येक जातियों में लगभग 98 समुदाय थे। समाज में दाएं हाथ और बाएं हाथ कहे जाने की व्यवस्था थी। जो दाएं हाथ माने जाते थे वो वलंगई थे और जो बाएं हाथ माने जाते थे उन्हें इडंगई कहते थे। दाएं हाथ वाले समुदाय वलंगई में लोग कृषि में भूमि जैसे कार्य में व्यस्त थे और इन्हें आदरणीय नज़र से देखा जाता था। वहीं दूसरी ओर इडंगई जो बाएं हाथ के समुदाय थी उसे मजदूरी या शिल्प में वो लोग कार्यरत थे और इन्हें हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता था। समाज की उच्च जातियां या स्वयं को द्विज की श्रेणी में रखने वाली जातियां भी वलंगई के साथ रहती थी, वलंगई का साथ देती थी। अंततः सामंती समाज की कुछ विशेषताएं दक्षिण भारतीय समाज में भी उभरने लगी। समाज में स्त्रियां या महिलाओं की सामाजिक दशा कैसी थी? उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत की स्त्रियां की दशा कहीं बेहतर थी। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था, उन्हें प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा का व्यापक स्तर पर प्रचलन था। समृद्ध वर्गों में बहुपत्नित्व का भी प्रचलन था। वेश्यावृत्ति व मंदिरों में देवदासियां भी रखी जाती थीं। चोलकालीन अर्थव्यवस्था। उत्तर भारत के समाज में सामंती प्रवृत्ति और 11वीं शताब्दी में तुर्कों के आक्रमण के कारण आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो चुकी थी। इसके विपरीत दक्षिण भारत में कृषि और व्यापार की निरंतर प्रगति होती रही। चोल शासकों के अधीन विशेषकर विदेश व्यापार की अधिक प्रगति हुई। आर्थिक जीवन का आधार मूलतः कृषि ही था। भूमि अनुदानों के कारण कृषि की प्रधानता बढ़ी और व्यापक विस्तार भी हुआ। सामंती प्रवृत्ति के बढ़ने के क्रम में कृषकों पर करों का बोझ बढ़ा। गांवों की अधिकांश आबादी भूमिहीन किसानों की थी। इस काल में व्यापार समुन्नत व्यवस्था में रहा और नगरीय जीवन का उत्थान हुआ। व्यापारिक नगर के रूप में प्रसिद्ध कावेरीपट्टनम, महाबलीपुरम, शालियूर और कोरकई थे। चोल काल में व्यापारिक गतिविधियां चीन से अरब प्रायद्वीप तक फैली हुई थीं। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण सामग्री में मसाले, खाद्यान्न, सूती वस्त्र, बहुमूल्य रत्न तथा आयात घोड़ों का होता था। चोल काल में तक्षण कला एवं स्थापत्य। चोलकालीन जो द्रविड़ शैली की मंदिर होती थी, ये उसका चित्र है। स्टार्टिंग में सबसे पहले जब मंदिर में एंटर करते हैं तो पहले गोपुरम मिलता है, फिर मंडप मिलता है, फिर ये बड़ा सा विमान मिलता है। सबसे ऊपर में शिकारा, पूरा ढांचा विमान, और जो नीचे मुख्य गर्भगृह है जहाँ मंदिर होती थी, मंदिर में मूर्ति की स्थापना होती थी, उसे गर्भगृह कहते थे। चलिए इस तक्षण कला और स्थापत्य के बारे में समझते हैं। मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली का परिपक्व रूप चोल शासकों के काल में अस्तित्व में आया। यह शैली की विशिष्टता विमान है जो पिरामिड के आकार का होता था। यह विमान पिरामिड के आकार का होता था। उसका ऊपरी भाग छोटे स्तूप के समान गोलाकार होता था। मंदिर के कक्ष के दीवारों के ऊपर कई मंजिलों में विमान का निर्माण होता था। हर मंजिल पहले की मंजिल से कम होती थी और इस प्रकार यह विमान पिरामिड समान रूप लेता था। मंदिर का मुख्य कक्ष गर्भगृह से जुड़ा एक बड़ा हॉल था जिसमें दीवारें नहीं होती थी और उसमें आयताकार स्तंभ श्रृंखला द्वारा छत को सहारा दिया जाता था। मंदिर का प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता था। प्रमुख उदाहरण है तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर।
और दूसरा है राजेंद्र द्वितीय द्वारा निर्मित मंदिर गंगई कोंडचोलपुरम में। जो तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर है वो शक्ति प्रदर्शन और गांभीर्य अधिक है। जो दूसरा मंदिर है राजेंद्र द्वितीय द्वारा निर्मित मंदिर गंगई कोंडचोलपुरम में, इसमें अलंकरण ज़्यादा है और विलासिता इसमें ज़्यादा दिखाई गई है। चोलकालीन मूर्तिकला। चोल काल में मूर्तिकला की भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों का निर्माण उपासना और अलंकरण दोनों ही उद्देश्य से होता था। उपासना के उद्देश्य से और सजावट के उद्देश्य से मूर्तियां मंदिरों में बनाई जाती थी। दीवारों पर बनी मूर्तियों के साथ साथ पृथक या स्वतंत्र रूप में भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसका उदाहरण श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा। सबसे आकर्षक पहलू नाटराज की नृत्य मुद्रा में बनी कांस्य प्रतिमा की छवि प्रतिमाएं आइकन्स मानी जाती हैं। चोलकालीन धार्मिक जीवन। चोल शासनकाल सामान्यतः धार्मिक उदारता का काल था। चोल काल शैव मतावलंबी थे, लेकिन राजराज द्वारा निर्मित मंदिर विष्णु को समर्पित था। चोल शासक सामान्यतः तो शैव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन राजराज जो मंदिर बनवाया था वो विष्णु को समर्पित था। वैष्णव अलवार तथा शैव नयनार कहे जाते थे। तो अलवार और नयनार संतों के धार्मिक गतिविधियों पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी। केवल एक उदाहरण ऐसा मिलता है जो कुलोत्तुंग द्वारा रामानुज को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। तमिल साहित्य। दरबारी संरक्षण प्राथुआ, पुंगलेंदी, कलादानार एवं कुट्टन जैसे कवि को। संस्कृत रचनाओं का तमिल अनुवाद हुआ। कंबन के द्वारा रामायण का और पुगलेंदी के द्वारा नल दमयंती का। नैनार तथा अलवार संतों द्वारा भी भक्ति काव्यों की रचना की गई। निष्कर्ष में हम यह देख सकते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत में होने वाली सांस्कृतिक प्रगति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि उत्तर भारत में सांस्कृतिक प्रगति सामंती संरक्षण और प्रश्रय पर आधारित रही, जबकि दक्षिण भारत में सांस्कृतिक क्रियाकलाप को संरक्षण और प्रश्रय व्यापारी वर्ग ने दिया, जिससे इसे व्यापक जनाधार प्राप्त हो सका। जबकि उत्तर भारत में सांस्कृतिक प्रकृति कुलीन के संरक्षण तक ही सीमित रही। तो इस प्रकार चोल साम्राज्य, चोल प्रशासन, चोल से संबंधित सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। ये था चोल साम्राज्य की सीमा रेखा। तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में चोल साम्राज्य, मदुरै, पान, तंजौर, कंगाई कोंडचोलपुरम, अनुराधापुर, श्रीलंका, कृष्णा नदी के ऊपर कल्याणी, चालुक्य, बेंगी और ये कलिंग का क्षेत्र, और वो बंगाल की तरफ सेन शासन कर रहे थे। ये समकालीन राज्य थे चोल साम्राज्य का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।